सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब अगर कोई भी पत्रकार किसी भ्रष्ट मंत्री, अफसर या कॉन्ट्रैक्टर का नाम उजागर करना चाहे तो पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि अनुमति ना ली या फिर किसी भी तरह से डेटा प्रोटेक्शन कानून का उल्लंघन किया तो 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जाएगा। अगर कोई पत्रकार वोटर लिस्ट में हो रही धांधली का पर्दाफाश करना चाहे तो उन्हें पहले उन लाखों करोड़ों वोटर से लिखित में अनुमति लेनी होगी जिनका नाम, पता और फोटोग्राफ उस वोटर लिस्ट में है। क्या लोकतंत्र में पत्रकारिता पर इस तरह के अंकुश लगाना जायज है? डेटा प्रोटेक्शन कानून का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और लोगों के जानने के अधिकार पर क्या असर होगा? इन सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट संगीता बरुआ पिशरोटी और अपार गुप्ता, जो कि लॉयर हैं, डेटा प्रोटेक्शन के मुद्दों पर काम करते आए हैं और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। 180 देशों में भारत की रैंक 151 है। हमारे देश में जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उस पर लगातार प्रहार हो रहा है। ऐसे पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं जो सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोगों की भ्रष्टाचार को, दुराचार का पर्दाफाश करते हैं, और ऐसे जर्नलिस्ट्स, मीडिया हाउसेस जो who show truth to power, आईना दिखाते हैं, जो सरकार की सच्चाई दिखाते हैं, उन पर भी झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रेस फ्रीडम पर एक और बड़ी चोट पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार पार्लियामेंट के थ्रू एक कानून लाई है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून। ये डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है, इसके तहत अब अगर कोई भी पत्रकार किसी भी इंसान की व्यक्तिगत सूचना जैसे उनका नाम, उनका पता, उनकी फोटोग्राफ इकट्ठी करते हैं या छापते हैं तो उससे पहले उस इंसान की अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर अनुमति के बगैर वो छाप देंगे तो उन पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। कानून में प्रावधान है कि 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए भी किया जा सकता है। तो अब जरा सोचिए कि कहीं सड़कों के निर्माण में, पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा हो, बैंकिंग सेक्टर में घोटाला चल रहा हो और किसी पत्रकार के हाथ ये खबर लग जाए कि कौन भ्रष्ट नेता हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं या पूंजीपति हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं, वो उनका नाम उजागर नहीं कर सकते जब तक इन भ्रष्ट लोगों की अनुमति ना मिले। अब आखिर भ्रष्टाचारी अनुमति क्यों देंगे कि उनका नाम छाप दिया जाए? तो इसका मतलब है कि जर्नलिस्ट अपना काम कैसे करेंगे? जर्नलिस्ट के पास कोई करोड़ों रुपए है नहीं कि वो छाप कर और फिर पेनल्टी दे दें। तो लोगों के जानने के अधिकार का क्या होगा? प्रेस फ्रीडम का क्या होगा? संगीता, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हाल ही में हजारों पत्रकारों के साथ मिलकर और मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम भेजा है मिनिस्ट्री को, मेटी को, जिसमें आपने ये कंसर्न्स उठाए हैं कि अब आपको तो डेटा फिड्यूशियरी बना दिया गया है इस कानून के तहत। क्या कंसर्न्स हैं और क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, ये जो लेटर है ये 22 प्रेस बॉडीज़ के साथ जॉइंट मेमोरेंडम है जो मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को सबमिट किया गया, उनको जून 24 को, इस जून 24 को दिया गया है। और उसमें हमने सबसे बड़ा कंसर्न तो ये उठाया, 2-3 चीज़ें हैं मुद्दे। पहली बात तो ये है, जैसे आपने कहा, थोड़ा सा आपने एक झलक तो दिया कि ये डीपीडीपी एक्ट क्या चीज़ है। उसमें हमारे ही प्रेस क्लब में एक जॉइंट ओपोजिशन के जॉइंट
का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये इस एक्ट में ही हुआ था। तो उन्होंने उसमें गौरव गोगोई था, वो ऑपोजिशन के डिप्टी लीडर है कांग्रेस के लोकसभा में। तो उन्होंने एक बड़ा चीज़ कहा, वो कह रहे थे कि जब वो ड्राफ्ट बिल उनको दिखाए गए थे, उसमें एक जर्नलिस्ट को एक्सक्लूड किया गया दिखाया गया था। लेकिन ये जो एक्ट पास किया गया, वॉइस वोट से पास किया गया, उसका कोई डिस्कशन नहीं रहा। उसमें पार्लियामेंट में कुछ लोगों को कोई झलक ही नहीं दिखने को मिला कि एक्ट क्या है। जो क्यों दिखने को नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम ओवर 100 पार्लियामेंट जो ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, बाहर हो गए थे। तो उसमें किसी को पता ही नहीं चला, ये पास हो गया। पास होने के बाद जर्नलिस्ट को भी पता चला कि ऐसा एक कानून आया है जिसमें जर्नलिज्म का जो नौकरी है, जो प्रोफेशन है, उसको भी एग्जेम्प्ट नहीं किया गया। जर्नलिज्म अब देखिए मतलब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमें हमेशा सवाल सरकार की तरफ से नहीं पूछना है, हम सरकार को लोगों की तरफ से पूछना है। तो ये हमारा दायित्व है। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आपका प्रोफेशन, आपका जो नौकरी है वो करने का आपका वो फंडामेंटल राइट है, आपका राइट है वो राइट टू वर्क। तो उस पे एक प्रहार हो रहा है जो हम समझ रहे हैं। तो अपार जी है यहाँ पे, तो वो डिस्क्राइब करेंगे, आपको बता सकेंगे कि कितना ये डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है। हमने पूरे जांच करी, उसको स्टडी करा, और उसके बाद वही क्लैरिफिकेशंस एक तो मांगे हैं कि इसमें हमारा काम का जो अगर इफेक्ट होगा तो हमें बाहर रखिए इस पे। तो ये मेन इशू है। और दूसरा बात जो आपने करप्शन वाली बात कही, इस पे हम सबका बहुत मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म करते हैं, जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, तो उनको ये बहुत चिंता रहा कि अगर करप्ट से जाके मोदी सरकार तो इसमें आया था ना कि करप्शन हटाएंगे, अगर करप्ट लोगों को अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में, उनसे सवाल, उनसे परमिशन लेके हमें छापनी पड़ेगी, और नहीं तो 250 करोड़ नहीं तो 500 करोड़ तक वो जा सकता है वो जुर्माना। कहां से एक सैलरीड जर्नलिस्ट लाएंगे, ये सबसे बड़ा दर्द हुआ। और जैसे आपने कहा ओवर 1000 इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने साइन करा उस मेमोरेंडम को, और 22 बॉडीज अक्रॉस द कंट्री जो प्रेस बॉडीज है जिसका इलेक्शन होता है। इसका मतलब है वो इलेक्टेड लीडर है, तो जो मेंबर है उस क्लब का, पर्टिकुलर क्लब का, वो इलेक्टेड मेंबर ने साइन किया हुआ है। तो वही हमने अश्विनी वैष्णव जी को जून 24 को सबमिट किया है। हमने एक रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारे को उनके साथ क्लैरिफिकेशन के लिए मीटिंग भी मांगे हैं। अभी तक तो खैर नया नहीं मिली है। बिल्कुल संगीता, और ये तो सीधा प्रेस फ्रीडम पर, जर्नलिस्ट्स की फ्रीडम पर एक प्रहार होता दिखाई दे रहा है। और जैसा आपने कहा कि कानून में कोई जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब ये कानून जो है सारे जर्नलिस्ट्स पर भी लागू होगा। और इससे तो हम जानते हैं कैसे भ्रष्ट लोग या जो मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं लोग, कहीं पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, फैक्ट फाइंडिंग होती है, सारी जो सूचना निकालते हैं पत्रकार, वो कैसे छापेंगे। और सूचना के अधिकार कानून को डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से अमेंड कर दिया गया है, कमजोर बना दिया गया है। डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के तहत कोई भी व्यक्ति, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सनल डेटा इकट्ठा करता है, उसको एनालाइज या प्रोसेस करता है या उसको पब्लिश करता है, उन सभी को डेटा फिड्यूशरी माना जाएगा। डेटा फिड्यूशरी की परिभाषा में जर्नलिस्ट और मीडिया और ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी अलग से छूट नहीं दी गई है कानून के तहत। कानून के तहत डेटा फिड्यूशरी की कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि जिसका भी वो पर्सनल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, उनको एक नोटिस देना, उनसे कंसेंट लेना, और डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है और कब उसे इरेज करना है, ये सारी जिम्मेदारियां कानून के तहत लिखी गई हैं। यदि डेटा फिड्यूशरी के खिलाफ कोई भी शिकायत आए कि उन्होंने जो डेटा प्रोसेसिंग करी वो कानून के उल्लंघन में करी, तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाई जा सकती है। कानून के तहत एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन होना है, और इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास ये पावर है कि ये पेनल्टी लगा सकती है। तो पेनल्टी जो है वो 250 करोड़ तक की लग सकती है, और यदि शेड्यूल में संशोधन हो तो 500 करोड़ तक की पेनल्टी ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड किसी भी डेटा फिड्यूशरी पे लगा सकता है। हमारे देश में 60 लाख के करीब आरटीआई एप्लीकेशन हर साल लगाई जाती हैं। जर्नलिस्ट भी बहुत जम के आरटीआई कानून का इस्तेमाल करते हैं।
सूचना निकालने के लिए, जिससे भ्रष्टाचार का उजागर हो सके, मानव अधिकार का हनन कहीं हो रहा है, कहीं पर एनवायरनमेंट का हनन हो रहा है, सारी सूचनाएं निकालने के लिए ये आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया गया। सेक्शन 81J को संशोधित इस तरीके से किया गया है कि अब कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत सूचना सेक्शन 81J के अमेंडमेंट के बाद नहीं ले पाएंगे। तो आप ये सोचिए कि कोई पत्रकार ये जानना चाहे कि आप नाम बताइए, आरबीआई से पूछे कि आप नाम बताइए उन तमाम लोगों के जो बड़े बड़े अरबों रुपए के लोन लेकर फरार हो गए हैं, उनके लोन राइट ऑफ हो गए हैं, हम नाम जानना चाहते हैं। अब आरटीआई कानून के तहत के ये कह दिया जाएगा आप तो नाम मांग रहे हैं, ये तो व्यक्तिगत सूचना है, ये हम आपको नहीं दे सकते। तो कहाँ से जर्नलिस्ट फिर सूचनाएं लाएंगे, लोगों तक कैसे खबर आएगी? और अगर किसी जर्नलिस्ट के पास किसी सोर्स, किसी सूत्र के जरिए से वो सूचना आ भी गई, तो जब तक वो उन सब लोगों से अनुमति नहीं लेते तब तक वो उसे छाप नहीं सकते। तो मतलब लोगों के तो जानने का अधिकार पूरी ही तरह से खत्म होता दिख रहा है। अपार, ये जो कानून है इसमें कहीं ये नजर आ रहा है कि सरकार ने पूरी तरह से तथ्यों पर, इंफॉर्मेशन पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। ना तो सूचना के अधिकार के तहत लोग सूचना ले पाएंगे और ना ही अब जर्नलिस्ट उन तक सूचना पहुंचा पाएंगे। आप डेटा प्रोटेक्शन कानून की मांग भी करते आए हैं। क्या इस तरीके के प्रावधान होना ज़रूरी था डेटा प्रोटेक्शन कानून में? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। और अगर हम देखें, सबसे पहले तो मेरे को लगता है जो ये टेलीकास्ट देख रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि कोई भी अगर अधिकार हमें संविधान दे रहा है वो क्यों दे रहा है। हमको भूलना नहीं चाहिए, हमें संविधान इसके लिए मिला है क्योंकि हमने अंग्रेजों की तानाशाही से लड़े और हमें एक संविधान के अंदर एक अवसर मिला, एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जिसके अंदर हम अपने नेताओं को चुनकर कानून बनाने की शक्ति देते हैं। वो शक्ति हमसे आती है और वो शक्ति संविधान के अंदर है। संविधान के अंदर ये पाया गया है कि अगर कोई भी स्टेट होता है, मतलब कोई भी सरकारी अफसर होता है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए एक लिमिट होनी चाहिए, एक धारा होनी चाहिए और हमको कुछ अधिकार होने चाहिए। जैसे हमारी सरकारें सही तरीके से काम करें, हमारे हित में काम करें, बिल्कुल, है ना। तो इसके अंदर सूचना पाने का अधिकार और निजता का अधिकार बहुत महत्व है, दोनों। और ये दोनों अधिकार हमको ऐसे सोचना चाहिए कि ये दोनों बहनें हैं जो संविधान से हमें आती हैं, ये एक ही पूरी फैमिली के हिस्सा है। और इसके अंदर अगर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि सरकार, मेरे हिसाब से यही सरकार नहीं, पिछली सरकारें भी बहुत बारी जो अधिकार होते हैं वो इस तरीके से उन पे कानून बनाती है जो लोगों के हित में नहीं होते पर वो सरकार के अपने हित में होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सूचना पाने का अधिकार, अंजलि जी आप जानते हैं अच्छी तरह कि उस पे कैसे प्रहार होते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने कई शो किए हैं, उसमें मैं देखा यूट्यूब पे CIC जो सबसे बड़ी बॉडी है उसके अपॉइंटमेंट अभी कैसे हो रहे हैं जी। सर्वोच्च न्यायालय बार बार जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बारी। अब मैं जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में काम करता हूँ, सोचिए एक राज्य में अगर पूरी तरह से इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। बहुत लोगों को, अनुराधा वसीम नाम का एक केस है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला अगर आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं आपको वो सारे लीगल ऑर्डर पब्लिश करने चाहिए। सरकार की ये आर्गुमेंट थी कि हमें ये ऑर्डर डिस्क्लोज नहीं करने क्योंकि इनसे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। अब सोचिए पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर रहे हैं और अभी भी ये सही तरीके से लागू नहीं हो रहा। अब अगर मैं RTI डालता हूँ बहुत बारी और मैं कहता हूँ कि वेबसाइट जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनके पेज ब्लॉक क्यों हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा विवाद होता रहता है 2 हफ्ते। क्यों हो रहे हैं ना हम जानते हैं ना सरकार बताती है। RTI अब डाली है, वो कहते हैं कि IT एक्ट के अंदर 69A और एक ब्लॉकिंग रूल है, रूल 16,
तो हम सब कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। अब सोचिए, संविधान ये बोलती है अगर आप कुछ भी पब्लिश करते हैं, चाहे वो कागज पे करें या इंटरनेट पे डालें, उसमें आपका तो अधिकार है ही लिखने का और पब्लिश करने का, पर जनता का भी अधिकार है वो पूरी तरह उस लेख को पाने का, क्योंकि इन एनी डेमोक्रेसी वी ओनली फॉर्म आवर ओपिनियंस, इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी वी फॉर्म आवर ओपिनियंस। हम अपने आप सोच पाते हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं, और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे हाँ में हाँ मिलाएंगे, हमारा नजरिया उससे बहुत अलग भी हो सकता है, पर हमें ये तो पता होना चाहिए हमारी सरकार क्या क्या बंद कर रही है, क्या क्या क्यों बंद कर रही है। तथ्य तो होने चाहिए, क्योंकि देखिए, और सरकार ये जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं पाना चाहती, उसमें मेरे हिसाब से डेटा प्रोटेक्शन एक सबसे बड़ा प्रहार है। इसमें तभी सारी ऑपोजिशन पार्टियों ने इंडिया ब्लॉक की एक स्टेटमेंट इशू करी, और जो मंत्री हैं, सूचना मंत्री वैष्णव जी, उन्होंने ये बोला कि अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉ देखिए, उसके अंदर एक प्रावधान है कि जो इंफॉर्मेशन पब्लिक है उस पर ये लागू ही नहीं होता। पर उन्होंने सही तरीके से ये नहीं बताया कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 44(3) से जो संशोधन हुआ है सेक्शन 81J का, जैसे आप अभी बता रहे थे, वो क्यों किया आपने, क्यों किया, उसकी जरूरत क्या थी? तो आपका मतलब है जरूरत थी ही नहीं उसकी संशोधन। और दूसरा चीज हमने गौर से देखा, मैं और कुछ वकीलों ने गौर से देखा, वो जो सेक्शन 3 बोल रहे थे, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक है उस पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ लगेगा नहीं, वो पब्लिक तभी तो होएगी जब सरकार RTI एक्ट के थ्रू उसे प्रोएक्टिवली पब्लिश करेगी, या आपकी RTI जो आप फाइल करेंगे उसके रिस्पॉन्स में आपको उत्तर देके वो सारा इंफॉर्मेशन देगी। और अगर सरकार बोलती है वो पब्लिक नहीं है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, कौन जज बन रहा है इसके अंदर कि चीज पब्लिक है या नहीं पब्लिक है, जब उसके अंदर कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी का नाम, सरकार कर रही है, तो सरकार बोल रही है जो पब्लिक है उस पर लॉ नहीं लगेगा, पर हम तय करेंगे क्या पब्लिक है क्या पब्लिक नहीं है। मेरे ये जो सारे पेतरे डाले जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये इसी के लिए डाले जा रहे हैं कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, और निजता भी एक बहुत बहुत अहम अधिकार है। मैं इसमें सिर्फ 2-3 उदाहरण देता हूँ। हम देख रहे हैं साइबर फ्रॉड हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत सारी निजी जानकारियां लोगों के पास पहुंच रही हैं, और सरकार इसके ऊपर सही तरीके से नियंत्रण नहीं ला पा रही। बिल्कुल, ये जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है अभी भी लागू नहीं हो पाया है। अभी भी लागू ये इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार की नियत ही ये है ये कानून बनाने में, जैसे आप बोल रहे थे, कि हम तय करें कि लोग क्या देखें, क्या पढ़ें और क्या बोल पाएं। तो असली चीजों पे जो डेटा प्रोटेक्शन करने की जरूरत थी वो नहीं फोकस हो रहा। इस कानून में लोगों के पास क्या सूचना पहुंचे और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए उस पर फोकस है, क्योंकि और इसमें अपार एक और चीज ये कि जैसे जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन है नहीं, क्या दूसरे देशों में भी ऐसे ही कानून आते हैं? ऐसे नहीं है, जर्नलिस्टिक एक्सेप्शन होती है। मैंने जब हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे थे, हमने देखे कानून जो दूसरे मुल्कों में भी है। आपको तो ये जान के थोड़ा वो एक आश्चर्य होगा लोगों को कि डेटा प्रोटेक्शन और राइट टू इंफॉर्मेशन कभी कभी सरकार की एक ही बॉडी डिसाइड करती है, जैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक ही कमीशन, जैसे आप एक ही करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों जो आपके अधिकार हैं ये दोनों आपके हित में है, पर कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, तो कैसे रिजॉल्व करें। और 81J यही तो करता था। 81J कहता था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति की है, आप मांग रहे हैं, तो सरकार को देना पड़ेगा अगर उसमें पब्लिक का हित होगा, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट मीन्स ये तो पूरी तरह से एक कोशिश हो रही है कि लोगों तक सूचना केवल वही पहुंचे जो सरकार चाहती है। डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को भी संशोधित कर दिया है।
आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81J में ये लिखा हुआ था कि यदि कोई भी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी हो जिसका कि पब्लिक एक्टिविटी या जनहित से कुछ लेना देना ना हो, या फिर ऐसी जानकारी जिसके खुलासे से अनवारंटेड ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो, ऐसी जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत नहीं मिल सकती थी। यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी और प्रिवेसी का ऑलरेडी एक बैलेंस बनाया गया था। यदि कोई भी अफसर डिनाई करना चाहते थे इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट, तो उन्हें ये प्रूव करना पड़ता था कि इस जानकारी का, इस पर्सनल जानकारी का जनहित या पब्लिक एक्टिविटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब सेक्शन 44 ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने इस पूरे प्रावधान को संशोधित कर दिया है और अब आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81J में केवल ये लिखा हुआ है कि अब से आपको कोई भी व्यक्तिगत जानकारी, कोई भी पर्सनल जानकारी आरटीआई के तहत नहीं मिल पाएगी। तो अब आप सोचिए कि यदि आप एक आरटीआई एप्लीकेशन डालें और आप उसमें पूछें कि उन अफसरों का नाम बताया जाए जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं, तो पोटेंशियली ये हो सकता है कि आपको बोला जाए कि ये तो व्यक्तिगत जानकारी है और इसलिए आपको ये जानकारी नहीं दी जाएगी। डेटा प्रोटेक्शन कानून में एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है और इस बोर्ड को पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में रखा गया है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में। कानून कहता है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के चेयर हैं और जो मेंबर्स हैं, उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी, उनको रिमूव भी केंद्र सरकार करेगी, उनका बजट, उनकी सैलरी, सब कुछ केंद्र सरकार तय करेगी। तो ये तो एक तरह से जिसको कहते हैं केज्ड पैरेट बन जाएगा सरकार का। और इस सरकारी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को ताकत दी गई है कि 250 करोड़ 500 करोड़ रुपए तक के फाइन लगा सके। तो ये जो फाइन लगेंगे इस कानून में, ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड लगाएगा। अब आप ये सोचिए कि कोई भी पत्रकार अगर कुछ पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ उजागर कर रहे हैं जो सरकार में या सरकारी अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार है या जो अनियमितता है उसे उजागर कर रहे हैं, उन्हें एक लगातार अब डर रहेगा कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरीज पब्लिश कर दी जो सरकार को पसंद नहीं आई या सरकार की नीतियों को जो क्रिटिसाइज करती हैं, जो सरकार से कठिन सवाल पूछती हैं, तो उन्हें ये डर रहेगा कि कहीं हम पर ये बड़े बड़े करोड़ों रुपए का फाइन सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के जरिए से ना लगवा दे। तो ये तो वेपनाइजेशन की बात हो गई। संगीता, आपको क्या लगता है कि एज अ जर्नलिस्ट क्या अब ये डर रहेगा कि एक तलवार लटक रही है जर्नलिस्ट्स के सर पर कि अगर उन्होंने ऐसी कोई भी सूचना छाप दी जो कि सरकार को पसंद नहीं है, ये एक और हथियार सरकार के लिए तैयार हो गया? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो मीडिया जर्नलिस्ट है वो जो कुछ सवाल करके कुछ स्टोरी करते हैं उनको पब्लिश ही नहीं होता है, उनको मेन लाइंस काट ही दिया जाता है। और टेलीविज़न में तो हम देख ही रहे हैं, इसको मतलब गोदी मीडिया ही कहा जा रहा है। तो एक वो चीज़ें पे तो ऑलरेडी है सेल्फ सेंसरशिप में। और आप जो ये कह रही थी कि ये केज पैरेट जैसा लगता है, मुझे तो लगता है कि इसका एक और स्टेप आगे, ये आपको फाइन भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो आपका मतलब कोई चार्जशीट करके कोर्ट का जुडिशियल प्रोसेस में आपको जाना पड़ता, यहाँ तो वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि एक मतलब क्या पोजीशन पे इनको ला दिया है, जो कि बड़ा पैसा 250 करोड़ रुपया आपसे मांग सकता है, 500 करोड़ आपसे जुर्माना मांग सकता है। ये तो एक अजीब सा मुझे लगता है कि बनाना रिपब्लिक जैसा हो गया। मतलब डेमोक्रेसी में सवाल करना सबसे जरूरी राइट है। मतलब सबसे कम तबके के लोग भी प्राइम मिनिस्टर तक लोग को सवाल कर सकते हैं। यही तो डेमोक्रेसी का ब्यूटी और पावर है। तो आप वो ले जाना चाह रहे हैं। अब देखिए, अभी हमारा फोटो जर्नलिस्ट अगर होगा तो अगर उन्होंने फोटो खींचा, फोटो अगर किसी चीज बहुत जरूरी है, वो फोटो उसमें किसी का और वहाँ पे फेस आ गया, फोटो हो गया, तो वो हम फोटो नहीं पब्लिश कर सकते जब तक उनसे परमिशन ना ले। तो ये हम कहाँ ढूंढने फिरेंगे इनको पब्लिश करने के लिए? आप ये सोचिए। तो मेरे काम पे तो आ रहा है ना। तो ये वाली बात। अब अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दूं। कल ही गुजरात में एक पुल गिरा है। तो ये पुल किसने बनाई? ये अगर सवाल, ये अगर रूल आ जाए तो मैं पूछ नहीं सकती ये बीजेपी का सरकार ने किसको ऐसा पुल का बांधने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके वजह से इतने कॉमन लोगों का जान गया।
तो ये कहाँ से हमें खबर मिलेगी? तो ऐसी चीजें जनता को ये समझना पड़ेगा, जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस इनके जिंदगी में क्या है। भले आप ये गोदी मीडिया ना देखें, लेकिन मीडिया की जरूरत है, जर्नलिज्म की जरूरत है ये, क्योंकि आपके लिए जरूरी है, हम आपका आवाज है। और यही वाला बंद करने की कोशिश मुझे लगता है हो रहा है। और जिस बात जो आप बॉडी की बात कर रहे हैं, ये बॉडी तो मतलब अब जैसे देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन में हम देख रहे हैं, हम न्यूली इलेक्टेड इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं, तो उनका मेन वही है कि सरकार ही इनको न्यूट कर रहे हैं। जो पहले का जो सजेशन था वो साइड कर दिया गया वो हिसाब से। तो ये सिमिलर थिंग जो है, और पार्टी इन पावर, गवर्नमेंट ऑफ द डे, वो कोई भी सरकार में आ जाएगा, वो कोई भी वेपनाइज कर सकता है इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए भी एक खतरा है, हर चीज में डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। सीजिंग ऑफ पावर जो होती है, कोई एक बॉडी जैसे जुडिशरी का पूरा पावर नहीं ले सकते, एग्जीक्यूटिव पूरा पावर नहीं ले सकते, लेजिस्लेचर पूरा पावर आपका देश का नहीं ले सकते। चेक्स एंड बैलेंसेस है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस को ही चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल, मतलब ये तो जर्नलिज्म को, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को पूरी तरह से दबाने की, कुचलने का काम करेगा जो आप कह रही हैं। और इससे फिर लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है, जानने का अधिकार, उसी को ख़त्म करने की ओर हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है अब कि कोई क्रिमिनल केस लॉन्च किया जाए किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ। अब तो सीधा बस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास एक शिकायत कोई भिजवा दें और उन जर्नलिस्ट के ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगा दें, उनका काम बंद कर दें। और इस कानून में बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स, सरकार ने आर्बिट्ररी पावर्स अपने पास रख लिए हैं। जैसे कि सरकार ने इस कानून के तहत केंद्र सरकार को ये ताकत दी गई है कि वो तय करेंगे कि कौन इस कानून के दायरे से बाहर होंगे और कौन इस कानून के दायरे के अंदर होंगे। तो मतलब कौन से मीडिया हाउसेस हैं जो कि जिन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें बाहर छोड़ा जा सकता है कि आप पर डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू ही नहीं होगा। तो बहुत जगह पर आज ये चर्चा हो रही है कि ऐसा हो सकता है कि जो प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं या मीडिया हाउसेस हैं, जिन्हें आज गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो गोदी मीडिया को एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। जबकि ऐसे लोग जो कठिन सवाल पूछते हैं सत्ता में बैठे लोगों से, उन्हें इस कानून के तहत लाया जा सकता है और उन पर ये जो डर है वो बनाया जाएगा कि आपको करोड़ों रुपए का फाइन लग सकता है इस कानून के तहत। और भी बहुत सारे भयानक प्रावधान है, जैसे सेक्शन 36 इस कानून में है, जिसके तहत अब किसी भी पत्रकार से उनके सूत्रों के बारे में, क्योंकि कई पत्रकार जो हैं वो सोर्स बेस्ड स्टोरीज करते हैं, उन सोर्सेस की इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा सकती है। उनके जो फ़ोन पर, उनके ईमेल पर, उनके कंप्यूटर पर जो सूचना है वो केंद्र सरकार मंगवा सकती है। तो ये तो पूरी तरह से आर्बिट्ररी एक्शन हम देख रहे हैं अपार। और इस कानून में हम ये लगातार देखते आए हैं, और आपने तो उस पर लिखा भी है कि कैसे सरकार ने तमाम पावर्स अपने हाथ में रख ली हैं रूल्स बनाकर तय करने के लिए। तो देखिए, जब भी कोई कानून बनता है संसद के में, तो आप बहुत बारी बोलते हैं कानून समझ नहीं आ रहा, सिर्फ वकीलों के लिए बना है। बिल्कुल, है ना। और उसमें मैं मानता हूँ कि कानून थोड़ा और सरल तरीके से लिखा जाना चाहिए, पर आपको ये सबको ये भी समझना चाहिए कि जो तकनीकी चीज़ें होती हैं किसी भी कानून में, वो ये इसलिए होती हैं क्योंकि कानून जब संसद में डिबेट होता है सही तरीके से, जो इस कानून पे हुआ नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन के कानून पे हुआ नहीं है, तो उससे 10-15 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कानून को क्या करना चाहिए अगर वो हो गया और ये हो गया? सब चीज़ें एक जैसी तो होती नहीं। तो उसके लिए कानून में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर परिभाषाएं होती हैं, नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज होता है, क्वालिफिकेशन क्लॉजेस होते हैं, सब कुछ होता है। पर ये डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है, जो इस संसद के थ्रू पास हुआ है, सबसे पहले जो बहुत सारी एक्सपर्ट कमिटियां थी, उन्होंने मोटे मोटे तकनीकी कानून दिए थे। क्योंकि देखिए, आज की डेट पे पर्सनल डेटा हमारी ज़िंदगी के हर क्षण से जुड़ गया है। हम पैसे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कमाते हैं मेरे हिसाब से। हम
अपने मित्रों से, अपने परिवार से बात इसके थ्रू करते हैं, सब कुछ तो इसी में है। तो डेटा बहुत अहम है हमारी जिंदगी में। बिल्कुल। पर इन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें परिभाषाएं सही तरीके से नहीं है, और सरकार कल को तय कर सकती है ये कानून कैसे लागू होगा। तो इसमें मैं बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला है कानून, जैसे आप बोल रहे थे कुछ लोगों पे लगेगा नहीं, सरकार ने बोला है कि हम तय करेंगे कि सरकारी एजेंसियां जिन पे नहीं लगेगा, और उन्होंने ये नहीं बोला है कि सरकारी एजेंसियों पे किन कामों के लिए नहीं लगेगा और कब तक नहीं लगेगा। उन्होंने कहा है हम एक ऐसी नोटिफिकेशन निकालेंगे, हम बस बता देंगे कौन सी सरकारी एजेंसी में नहीं लगेगा। पर इसमें एक और प्रावधान है जो मैंने पहली बार ही देखा है अपनी जिंदगी में। उसमें सरकार अपने मन से, पूरी तरह अपने मन से बोल सकती है कि वो निजी कंपनियों को इस कानून के दायरे के बाहर रख सकती हैं। तो वो निजी कंपनियां हमारा डेटा किसी भी तरीके से ले सकती हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये निजी कंपनियां किसी क्लास में नहीं होंगी, मतलब कुछ तरीके का काम कर रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी का काम कर रही हैं, क्योंकि परिभाषा में वो लिखा ही नहीं है। और इसमें यह भी लिखा है कि सरकार एक कंपनी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। कौन है ये एक कंपनी? क्यों एक कंपनी को आप करोगे? मैंने तो ये देखा नहीं। और लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम मंत्रियों के साथ पूंजीपतियों को देखते हैं, क्यों देखते हैं, कैसा वातावरण बन रहा है जिसमें आज का पूंजीपति को या कोई भी आदमी जो काम कर रहा है, काम करना पड़ रहा है। वो चुप रहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे कल को कोई दिक्कत हो जाए। और वो क्या दिक्कत है, वो इन्हीं तो कानूनों से बन रही है। एग्जेम्पशन सबको चाहिए और कानून कठोर तरीके से लगेगा जिन लोगों पे जो सरकार को पसंद नहीं है। तो तभी अंजलि जी इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से तो इस कानून को वापस लेना चाहिए पूरी तरह। मेरे हिसाब से जर्नलिज्म पे और सूचना के अधिकार पे ये बहुत चोट डाल रहा है। पर ये एक बहुत डेंजरस लॉ है, लोकतंत्र के लिए एक तरीके से ये खतरा है पूरी तरह। तो ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है अपार, क्योंकि आप और तमाम आपके साथी तो बहुत टाइम से बोल रहा था, बहुत समय से डेटा प्रोटेक्शन कानून की मांग करते आए हैं। पर ये जो कानून आया है, आप कह रहे हैं कि संविधान के ही ये हमारे हित में नहीं है, मेरे ऊपर खिलाफ है, हम लोगों के हित में नहीं है। आपके ऊपर 20,000 की पेनल्टी लग सकती है इस कानून के अंडर, मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर लग सकती है जो अपनी गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से पूरी डिटेल्स नहीं दे। अब सोचिए आप, मतलब मैंने विश्व के काफी कानून देखे हैं, उनमें कभी भी किसी व्यक्ति पे नहीं डाली जाती कोई भी पेनल्टी कि आप अपनी पूरी डिटेल्स दीजिए, और अगर नहीं दे रहे सही तरीके से, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं लोगों को नहीं देने होते हैं। कई बार इतने लोग होते हैं जो बस्तियों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन्हें अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तक नहीं मालूम होता। वो 1 जनवरी कुछ लिखवा देते हैं कि अराउंड ये था। अब ये कहा जाएगा कि आप पे फाइन लगेगा क्योंकि आपने ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो मतलब हर तरह से ये डेंजरस कानून है। सरकार जो लेकर आई है, ये मंशा भी दिखा रहा है कि सरकार की, जो आपने कहा कि ये डेटा प्रोटेक्शन की मंशा से नहीं लाया गया है, ये कुछ और ही मंशा है सरकार की जो आज नज़र आ रही है इस कानून में। ये कानून डेटा प्रोटेक्शन का जो है, ये तो लेटेस्ट कड़ी है, और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जो भी जर्नलिस्ट, जिसे कहते हैं हु शो सम स्पाइन, जो खड़े होते हैं, कहीं पर भी अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, चाहे उसमें सत्ता के पावरफुल लोग ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, और वो सारी खबरें पहुंचाते हैं लोगों तक, उन सब के ऊपर ये एक नया अटैक लॉन्च हुआ है। लेकिन अटैक्स तो चलते आ रहे हैं, और संगीता, हमने देखा है कि किस तरह से कहीं पर अलग अलग एजेंसीज जो हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, उन सब का इस्तेमाल करके आवाज़ दबाई जा रही है जर्नलिस्ट्स की। अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में जो ट्विटर एक्स है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके पास
2300 अकाउंट्स की लिस्ट भेजी कि आप इनको बंद करिए, ब्लॉक करिए। उसमें रॉयटर्स एजेंसी, जो न्यूज़ एजेंसी है, वो भी थी, उसे बंद किया गया। उसी तरह से वायर, जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं, उन्हें भी बंद कर दिया गया वेबसाइट को ऑपरेशन सिंदूर के समय पर। तो ये तो मतलब आर्बिट्रेरली बंद किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है जो भी सच्चाई लोगों तक लेकर आ रहे हैं। तो आप ये कैसे देखती हैं, किस टाइप के अटैक्स आप होते देख रही हैं? देखिए, मैं तो LK आडवाणी जी से शुरू करूंगी। जब इमरजेंसी के टाइम पे वो कह रहे थे कि इमरजेंसी के टाइम पे अगर इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्रॉल, मतलब टू सिट डाउन, यू आर क्रॉलिंग। हाँ, तो ये आज जो है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है, ये तो मोदी का जो 2014 से जब हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली, इवन एज अ जर्नलिस्ट में देख रही हूँ, तो उसमें तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में हम फंस गए हैं। क्योंकि वहाँ पे आप सिस्टमेटिकली आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके प्रहार हो रहे हैं, उसको वीकन किया जा रहा है। और ये मतलब मुझे तो कहना पड़ेगा कि जानबूझ के ही हो रहा हो, क्योंकि आपको तो पता है ये करने से क्या होगा। और डेमोक्रेसी के जो धांसे हैं सारे जो है उसको वीकन किया जा रहा है, जो बीम से जिसमें डेमोक्रेसी खड़ी है, तो वो हो रही है। तो उसमें एक ये मीडिया में भी एक प्रहार एक तरह का हो रहा है। पहले क्या होता था कि ऐसे नहीं है कि मोदी सरकार ही जर्नलिज्म का आवाज़ कम करना चाह रहे थे, अब बाकी भी हो रहे थे, जैसे मैंने इमरजेंसी का नाम लिया। लेकिन क्या होता था, जर्नलिस्ट लोग यूनिफाइड होते थे, एक साथ इकट्ठे होते थे। अब ये जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, ये इसमें एक गोदी मीडिया का जन्म हुआ। तो एक जो है जो पूरा भोपू चलाते हैं सरकार के, वो भी खड़े हो गए। तो एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया गया कि वो हम जर्नलिज्म करेंगे लेकिन आप भोपू बनेंगे, लेकिन आपको जर्नलिस्ट नहीं बताया जाएगा और आपको पूरा सरकार का कार्ड वगैरह सब मिलेगा। तो ये भोपू एक बन गए हैं। तो इसमें जो है जर्नलिस्ट डिवाइड हो गए। मतलब जब राजीव गांधी के टाइम पे ऐसा कुछ लॉ लाने की कोशिश करते, सब रास्ते में आ गए थे जर्नलिस्ट, और सरकार ने वापस किया सेंटर। अब आज के डेट में अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं वायर की जिक्र किया आपने, तो मैं बताऊं कि उसमें जो रूल्स होते हैं ना, तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन का बिना ही आप जैसे मतलब पानी दे रहे थे, पानी बंद कर दिया आपने, या क्योंकि आपका पावर है, आपके घर के सामने से पानी जाती है तो आपने बंद कर दिया। अब ये वाली बात उन्होंने किया, और फिर बाद में जब पता चला कि लॉ तो चैलेंज होंगे, तो ये मतलब ये एक्शन तो चैलेंज होंगे, इलीगल है, तो वो खोल भी दिया गया। और किस कारण में बंद किया गया आप देखिए, मतलब ये एक CNN जैसा एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेंच ऑफिशियल को इंटरव्यू किया। उन्होंने बोला कि फ्रेंच ने रफाल बना के भारत को बेचा। वो कह रहे हैं कि हम कंसर्न है, एटलीस्ट एक रफाल तो इसमें ऑपरेशन सिंदूर में तहस नहस हुआ है। ये बात अब सरकार को सूचना देना जरूरी है जर्नलिस्ट को। जर्नलिस्ट पूछ नहीं पा रहे हैं आप क्योंकि आप कोई सवाल नहीं लेंगे। कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप जर्नलिस्ट को सवाल पूछने नहीं दे रहा है, आप मतलब आप बस व्यूअर्स लेके आ रहे हैं, आप ऑडियंस चाहिए आपको, आप भर दीजिए कमरा और उसमें बस कुछ एक जना आके बोल जाएंगे और कुछ ऐसे बोलेंगे सवाल आज हम नहीं लेंगे आपसे। तो ये सवाल हम कब करेंगे? तो सवाल अगर कोई करके जवाब भी दे रहा है, वो हमारा एज ए जर्नलिस्ट दायित्व है, एक जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की दायित्व है कि वो खबर लोगों को पहुंचाए। पहुंचाने के बाद अब बंद कर देते हैं। तो ये वाली एक सिचुएशन जो आप बहुत इंफॉर्मेशन जो है उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने देखा है। तो ये सब हुआ। उससे आगे में भी आप देखिए, मतलब इंडिपेंडेंट मीडिया, अगर न्यूज़ क्लिक का भी आप बात देख लीजिए, मतलब अब जाके फाइनली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो आप फंडिंग का जो आप सवाल कर रहे हैं, वो फंडिंग तो पैसा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में आने के लिए परमिशन दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या सवाल कर रहे हैं मोदी सरकार? और ना सवाल कर पा रहे हैं, इसलिए न्यूज़ क्लिक को बंद कर दिया गया। तो आप सवाल क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो तो लीगली लाए हैं। तो ये जो वेंडेटा जो एक है, और ये न्यूज़ क्लिक है ही क्या, क्योंकि वो भी ऐसे ही सवाल करते हैं सरकार को, क्योंकि गोदी मीडिया तो नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया ही कर रहे हैं। तो ये सब में हम देख रहे हैं। अब मैं बताऊं, प्रेस क्लब का मैं बताऊं, हमने मतलब नियरली मंथ में शायद 5 से 6, तो मतलब इट्स एन एबरेशन। मैं बताऊं, जिंदगी में प्रेस क्लब का हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। हम 5-6 तो महीने में मिनिमम प्रेस रिलीज इशू करते हैं
कोई भी, मतलब ये बड़े लोग को तो पकड़ नहीं रहे हैं, छोटे छोटे जगहों में जो जर्नलिस्ट अटैक हो रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं, हम उनको मदद करें। अभी अंजलि जी, सबसे बड़ा बात जो है इस देश में, अगर जर्नलिज्म को बचाना हो तो हमें ऐसा कुछ ये भी मदद देखना पड़ेगा कि एक जो एडवोकेट्स है, कोई लॉयर है, वो मदद करे ऐसे जो छोटे छोटे जगहों में जो जर्नलिज्म कर रहे हैं और उनका जो हालत खराब हुआ है। हमें, मैं एक बताऊं, अभी भिंड का ही एक केस हमने अभी प्रेस क्लब ने मदद किया है, वो जर्नलिस्ट को उन्होंने सैंड माइनिंग जो एक केस इन्होंने उजागर किया, जो बड़े बड़े लोगों के साथ एसोसिएट है, और पुलिस क्या करती है, वो पुलिस उन लोगों को पकड़ के ले आते हैं और मारते पीटते हैं, और फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं, हमारे को परमिशन, हमारे को मदद मांग रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। हम अभी उनको लीगल हेल्प दे रहे हैं उन जर्नलिस्ट को, वो अभी अपने घर जाने में भी डर रहे हैं। तो ये सच्चाई बोलने का आपका जो मतलब प्राइस जो है ना, जो आपको पैसा देना पड़ रहा है, मतलब 250 करोड़ तो देने ही पड़ेंगे, आपके जान भी मतलब देना पड़ेगा सच्चाई बोलने के लिए, जर्नलिज्म करने के लिए आज के डेट में। भारत द प्राइस ऑफ शोइंग ट्रूथ टू पावर आप कह रही हैं, और अपार आप तो ये सब चीज़ों को लगातार ट्रैक भी करते आ रहे हैं कि कैसे विभिन्न कानूनों के तहत कैसे मीडिया फ्रीडम को, प्रेस फ्रीडम को मज़ल किया जा रहा है। कभी ब्लॉक कर दी जाती हैं वेबसाइट्स, कभी जो है क्रिमिनल केसेस लॉन्च कर दिए जाते हैं, कभी डेफेमेशन लगा दिया जाता है, आईटी एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आपको एक दृश्य नज़र आ रहा है, और फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप लॉयर भी हैं? तो मेरे हिसाब से भारत में हमेशा दिक्कत तो थी, क्योंकि जब देखिए बहुत सारे जो हमारे पीनल कोड में कानून थे वो रिटेन किए गए अंग्रेज़ों के समय से, मतलब संविधान आने के बाद भी, और फिर बहुत सारे कानून जो अब बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं विभिन्न तरीकों से, जो डिजिटल ओनली कानून है। और इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि इंटरनेट पहले की खबरें जैसे फैलती थी उनसे बहुत अलग है, और सबके पास ये शक्ति है कि वो कुछ भी लिख दें और लाखों तक पहुंच जाता है और 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तो ये सब एक वैसे मतलब एक सोचने का तरीका है जिसमें सरकार हमें बार बार बता रही है, और सरकार मतलब बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से आज की तारीख पे गलत तरीके से भी ये बोलते हैं कि भारत आगे इसके लिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अधिकार है और कम दायित्व है, और ये भूल गए हैं कर्तव्य काल। हाँ, कर्तव्य काल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इसमें जो पहले कानून जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब आप देखिए सरकार आपको डायरेक्टली तो सेंसर करती ही है। जैसे मई में ऑपरेशन सिंदूर में एक्स ने बोला करीबन 10,000 अकाउंट बंद हो गए थे। मैंने एक ट्वीट डाली थी, मैंने कहा किसी को मदद चाहिए बताइए हमें, अगर आप कोई पत्रकार हैं। 18 प्रेस पब्लिकेशंस, इंडिपेंडेंट प्रेस पब्लिकेशंस ने हमें कांटेक्ट किया। हमने सरकार को बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो गए हैं, आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपने क्यों बंद किए हैं, हमें अवसर दीजिए कि हम अपना पक्ष रख पाएँ और हमें एक ऑर्डर दीजिए। आप मानेंगे नहीं, उन 18 में से कम मेरे हिसाब से 15 अनब्लॉक हो गए। सरकार ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया और 2 हफ्ते खींचा। अब सोचिए सरकार ऐसे काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आप ये भी देखते हैं टैक्स इंक्वायरी, टैक्स सीजर होते हैं, छोटी से छोटी चीज़ पे किसी को पकड़ लीजिए, उसको बहुत बड़ा बना दीजिए, और ये और उसके आगे तो मतलब क्रिमिनल कंप्लेंटें सब जगह तो होती रहती है। पूरी तरह से मेरे हिसाब से पत्रकारिता घिर चुकी है, और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कानून तो एक चीज़ है, पत्रकारिता आज की डेट पे करना इसके लिए भी थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि उसमें सरकार ने उसमें पैसे बनाना, मतलब और पैसे बनाना आवश्यक होता है लोगों को तनख्वाह देने के लिए, इक्विपमेंट रखने के लिए। सोचिए अगर आपके शहर में कोई पत्रकार सही तरीके से, मैं फिर से पुल पे आता हूँ, सही तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है
और वो सारे कॉन्ट्रैक्टर को जानता है उस एरिया के, वो जानता है सीमेंट कहाँ से आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है, उसमें रेता कितना डाल रहे हैं, उसको समय लगता है ये सब जानने में। और अब अगर आप बोल रहे हैं उसके पूरे ब्यूरो में 10 लोग थे, अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं जिसमें उसे सारे शहर की खबरें और भी बतानी है, वो कैसे करेंगे ये काम? फंड्स खत्म कर दिए जा रहे फंड्स हैं। खत्म कर गए हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से कानून के जरिए से भी, पर बहुत बहुत मतलब जो ये सारा जो इकोनॉमिक प्रिकेरिटी जो है विच जर्नलिज्म इज फेसिंग टुडे, मतलब आपको पता नहीं है कि अगला महीना कैसा जाएगा, उसके वजह से बहुत बहुत एक मतलब और इसमें सरकार की बहुत बड़ी अहम, इसमें पॉसिबली अनदर शो इज रिक्वायर्ड, बट मेरे हिसाब से बहुत बहुत कठिन हो गया है सरकार से प्रश्न पूछना आज की डेट पे। और जो इंटरनेट हम सोचते थे कि वो लोकतंत्र बढ़ाएगा बहुत तरीके से, अब तो मेरे हिसाब से सरकार का ये, जैसा आप बोल रहे थे, वही मैं शब्द यूज करूंगा, भोपू बजाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। आप ट्विटर या कहीं भी जाइए वही भोपू बज रहा है। फैक्ट चेकिंग यूनिट्स बनने की कोशिश, ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने की कोशिश। ब्रॉडकास्टिंग बिल तो मेरे हिसाब से कभी ना कभी वापस आ सकता है। लोगों को लग रहा है कि सरकार ने छोड़ दिया है पूरी तरह। अगर आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो भी बयान आए हैं बाहर, वो यही कह रहे हैं कि हमने वापस नहीं लिया है, एक दिन हम लाएंगे, और वो दिन एक ऐसा ही होएगा जिसमें हम सब के सब कुछ नहीं प्रश्न पूछ पाएंगे सरकार से, क्योंकि ऐसा वातावरण बना होएगा जिसमें हम बोलेंगे हाँ बहुत अश्लीलता है ऑनलाइन, कैसे कैसे चुटकुले मारे जा रहे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसे सोचेंगी, वो कैसे बात करेंगी। तो सरकार के पास कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो है ही, उनके पास बहुत कुछ है, एक नई शक्ति भी होनी चाहिए। सबको एक सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट पाना पड़ेगा यूट्यूब चैनल के लिए। और देखिए आप ये कहाँ देख रहे हैं, और हमें क्या वो सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा ये बातें करने के लिए? वो तो एक प्रश्न ही है। बिल्कुल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, वहाँ पर तो आवाज़ जो लोगों को सुनाई देनी चाहिए नहीं आ रही, तो सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात भी रख रहे हैं, पत्रकार अपनी बात पहुंचा रहे हैं लोगों तक। तो अब सोशल मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश है, और ये कह कर के बहुत ज़रूरत है सेंसरशिप की, उसके अलग अलग बहाने देकर, और फाइनली लेकिन जो मकसद दिखाई दे रहा है वो यही है कि लोगों तक सूचनाएं ना पहुंच पाएं, पत्रकारिता को कैसे कुचला जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीता, अपार, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं अमृता जौहरी के साथ। मेरे साथ हैं नितिन सेठी, जो कि हैं फाउंडिंग एडिटर ऑफ रिपोर्टर्स कलेक्टिव, जो एक देश का बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कलेक्टिव है, जिन्होंने बहुत काम करा है हमें ये बताने में कि देश में पॉलिसी कैसे बन रही है, किस तरीके से कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक नेक्सस चल रहा है, चाहे हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देखें या देखें इनकी रिपोर्टिंग की कोल ब्लॉक्स कैसे एलोकेट किए जा रहे हैं, या फिर किस तरीके से अलग अलग कानून बदलते हैं, और उन कानून के जब बदलाव होते हैं तो किन लोगों को एक तरीके से उसमें डिस्कशन में, कंसल्टेशन में लिया जाता है। तो नितिन, आपका जो बहुत सारा काम है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होता है। जैसे कि आप लोगों की एक स्टोरी थी कि जो 3 फार्म लॉज आए थे जिसके खिलाफ हमने देखा कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी चली थी फार्मर्स की, उसमें से एक कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अमेंडमेंट। तो उसमें आप लोगों ने हमें बताया कि ये जिन मीटिंग्स में ये डिस्कस हुआ उसमें अडानी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो लॉबी कर रहे थे और बोल रहे थे कि इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। तो अब जो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आ चुका है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है देश में, वो क्लियरली बोलता है कि एनी कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस और पब्लिकेशन ऑफ पर्सनल डेटा अब इस कानून के तहत होगा। तो क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि कौन थे वो पर्सन, कौन थे वो रिप्रेजेंटेटिव, तो हाउ डू यू सी हाउ विल द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इम्पैक्ट द काइंड ऑफ जर्नलिज्म जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव करता है? I think there's a simple word to, or a simple sentence. It will kill investigative journalism in India. Again, जैसे आप बोल रहे थे, what does this nature of journalism require? बहुत जर्नलिज्म आपको बताता है देश के गरीबों के साथ क्या हो रहा है. This journalism helps you say कौन कर रहा है, किसका पीछे मकसद था कि कॉरपोरेट
एक लॉ ऐसा बने कि किस कंपनी को फ़ायदा हो। और ये सब छोटे चोर तो मार्केट में आपको पकड़े जाएंगे ब्राइब देते हुए, जो बड़े चोर होते हैं वो बंद कमरों में कर रहे होते हैं, सरकार के कुछ अफसरों के साथ बैठ के, नेताओं के साथ बैठ के। हमारा काम है उन कमरों में एक तरीके से झांकना, और उन कमरों में जो कागज़ बने हैं वो देखना कि कौन बनवा रहा है, किसके मुनाफे के लिए बनवा रहा है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मकसद ही यही है कि आप पता करें किस कंपनी ने, किस नेता या किस ब्यूरोक्रेट या किस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के क्या वो दस्तावेज बनाए, जिसके बेसिस पे बाहर एक पॉलिसी आई जिससे अचानक 10 दिन बाद उसी कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा हो गया। अब उसमें अगर मैं नाम ही ना दूं, अगर मैं बोलूं कि हाँ एक सरकार है जिसने एक कंपनी के साथ बैठ के एक कुछ कर दिया, तो अब ये कहानी बताने का तो जरिया ही खत्म हो गया। तो आप, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की टांग तोड़ रहे हैं, आप उसकी गर्दन काट रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है डेमोक्रेसी में सरकार को भगवान बनने देने का, कि कोई जवाबदेही ना बचे। तो जैसे आप रिपोर्ट की बात कर रहे थे जहाँ पे अडानी ग्रुप और कई कंपनियों ने लॉबी किया कि हमें ऐसा लॉ ला दीजिए, ऊपर से बोला जाएगा देश के भले के लिए, अंदर से होगा कि हम लोग जितना माल जमा करके रखना चाहें रख लें, कीमतें जब बढ़ जाएं तब हम मार्केट में बेचें। तो हल्ला हुआ, पंजाब के फार्मर्स बहुत निकले, प्रोटेस्ट हुआ, कहने को बाहर पब्लिक डोमेन में था कि हाँ ये बड़ी कंपनीज के लिए हो रहा है, लेकिन किसी को नाम नहीं पता था, क्योंकि हम लोगों को ये नाम बाहर निकालना अलाउड था और हम निकाल पाए, तो हम दिखा सके कि कौन कंपनी लॉबी कर रही थी कि लॉ ऐसा बनाइए। और कानून में ये लिखा है कि यदि आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन छापना चाहे तो आपको उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा। तो मैं कई आपकी स्टोरीज देख रही थी, आप लोग जाके जो कंपनीज रजिस्टर्स हैं उनमें से पूरा निकालते हैं कि कौन थे डायरेक्टर्स, फिर आपको कई बार पता चलता है कि वही लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, और उससे पूरा एक ये जो पूरा एक चेन या एक तरीके का जो वेब होता है कि टॉप पे तो वही लोग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग, बिल्कुल एक मकड़े का जाल, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जिससे डील कर रहे हो वो अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है। तो कहाँ तक ये वाला क्लॉज कि आप कंसेंट लेके छापे, मतलब व्हाट डज दैट रियली मीन? एक बहुत फंडामेंटल चीज़ जो जर्नलिज्म की हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि अच्छा जर्नलिज्म वो है जिसमें आप वो खबर बाहर डालें जो सत्ता में रहने वाले लोग बाहर नहीं जाने देना चाहते, है ना। कोई भी पावरफुल आदमी अपने बारे में ज़्यादा बाहर नहीं बताना चाहता कि वो सच में क्या धंधा करता है, कैसे करता है। तो जर्नलिज्म तो है ही वो। और ये लॉ बोलता है कि आप चोर से पूछें कि चोर का नाम दे सकते हैं कि नहीं। तो अगर यहीं से शुरू हो तो आपने तो नींव ही ख़त्म कर दी जर्नलिज्म की। इसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक हम 2-3 साल तक ये परस्यू करते रहे, तब ये खबरें निकली कि स्वामी रामदेव करके एक व्यक्ति हैं, वो अपने आप को वैसे स्वामी बोलते हैं, लेकिन पीछे से उन्होंने बहुत बड़ा ज़मीन का धंधा कर रखा है। और ये धंधा जो है शेल कंपनी, खोखली कंपनियों से चलाते हैं, जब पैसा इर्द गिर्द से आता है, कहीं से पता नहीं चलता कहाँ आ रहा है, पर वो पैसा अरावली के जंगलों में लग जाता है और वो अरावली के जंगल रियल एस्टेट बन जाते हैं। अब इसके लिए हमने रजिस्ट्री के रिकॉर्ड निकाले, इस नए लॉ में वो नहीं निकाल सकते। हमने उनकी नकली कंपनियों के रिकॉर्ड निकाले, खोखली कंपनियां, नकली नहीं, खोखली कंपनियों के रिकॉर्ड निकाले। इनके दोस्तों के बारे में पता किया जो वो कंपनियां चलाती हैं, उनकी डायरेक्टरशिप, उनके एड्रेस, उनकी जगह पे जाके देखा वो कौन है, और इन सब के तार जोड़े। ये 2 साल लगे। लेकिन अगर आप मुझे कल कानूनी तौर पे बोल दें कि भाई ये काम आप कर ही नहीं सकते, तो मेरा तो नुकसान हुआ, लेकिन जो देश का नुकसान होगा कि आपको सच में पता नहीं चलेगा कि कौन स्वामी असली में कौन है। तो मेरे ख्याल से ये पत्रकारों के लिए, मैं बाकी अलग रिसर्चर सबकी अपनी अपनी इसमें लॉ में दुविधा है, बट पत्रकारिता का तो आप नींव खत्म कर रहे हैं इस लॉ में। तो ये ऐसा हुआ जैसे आपने पुलिस को बोल दिया कि भाई पुलिस वही बयान लेगी जो चोर बोलेगा। ये उस हाल पे पहुंच गए हम। तो जो पुलिस पे भी अगर आप ये लगा दें तो जो हाल देश का होगा वही पत्रकारिता पे होने वाला है। सिर्फ ऐसा नहीं कि करप्शन का ही है, कम्युनल राइट्स हुए। जैसे उत्तराखंड में हमने किया था जब वहाँ पे राइट्स का एक माहौल बनाया जा रहा था, तो बहुत बातें हो रही थी कि माहौल बन रहा है, लेकिन ये बताना कि वो कौन 10 लोग हैं जो बना रहे हैं और उनके आपस के रिश्ते दिखाना कि ये सच में, ऊपर से बोलते हैं अलग अलग लोग हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। तो नया कानून आने में तो आप ये सब भी नहीं बता पाएंगे। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव का जो बहुत ज़बरदस्त काम था वो था पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, ये जो डॉक्यूमेंट्स जो RTI एक्ट के थ्रू निकले थे, बट जिसका आपने एनालिसिस करके एक पूरी सीरीज छापी थी। तो अब क्योंकि ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट RTI एक्ट को भी सीधा सीधा संशोधित करता है और बोलता है कि अब से कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो इवन डॉक्यूमेंट्स जो RTI के थ्रू निकल रहे हैं, आगे जाके जब ये लागू हो जाएगा कानून और बोला जाएगा कि अब से पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी,
व्हाट इज अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्टोरी करना क्या मुमकिन भी होता? तो आपने एकदम सही बोला, जैसे वो कागज़ जब निकले 700-800 पेज थे, आप लोगों ने निकाले, कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने कागज़ निकाले, हम बैठ के 6 महीने पढ़ रहे। तो कुछ चीज़ें तो बहुत आसान थी देखना कि ठीक है ये बना दिया, आरबीआई ने मना करा उसके बावजूद बना दिया, इलेक्शन कमीशन ने मना किया उसके बावजूद बना दिया, ये तो ऊपरी तौर पे भी पता चलता था। लेकिन उसमें समझने की ज़रूरत थी ये कौन करवा रहा है, कौन आपस में बात करके कह रहा है ये चीज़ करिए, और कोई है जो सिस्टम में मना कर रहा है क्या। तो जब क्योंकि नाम थे, क्योंकि लिखित में था कि एक्स ने वाई को बोला ऐसे कर, जेड ने बोला ऐसे अच्छी बात नहीं है, वाई ने ऊपर से फिर ऑर्डर किया चुप रहे कर, तो पता चला कि किसकी मंशा है, क्योंकि मंशा बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे जो आप कागज़ बोल रहे थे, इसमें अचानक सरकार ने बोला कि 3-4 बार साल में अगर हमें इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने होते हैं, हम ही ने रूल बनाए, हम ही तोड़ देते हैं और अब दोबारा बेचते हैं क्योंकि स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी पैसा जमा करना है पार्टी के लिए। तो ये हरकत शुरू हुई, वो कागज़ में लिखा है। लेकिन उसमें एक अफसर ने, जो मुझे लगता है अफसर बहुत डर गया था कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, तो अफसर ने उसने लिख डाला कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर आया है तो कर दो, मैं बता रहा हूँ ये सही नहीं है बट अब आ गया है तो कर दो। इस कारण हम जान सके और वो कहानी लिख सके कि ये प्रधानमंत्री दफ्तर ने कराया। अब ये हाल होगा कि आप प्रधानमंत्री का दफ्तर भी नहीं बता पा रहे, किस अफसर ने कराया, किस नेता के कहने पे कराया वो नहीं बता पा रहे, तो बिना नाम के तो कहानी हो नहीं सकती। और जब तक आप नाम लेके बताएं ना कि इसने कराया, तो फिर उस पत्रकारिता का क्या फ़ायदा। क्योंकि चोरी होती है इस देश में, सबको पता है, किसी नागरिक को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश कितना करप्ट है, लेकिन कौन करा रहा है यही बताना हमारा काम था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पूरा खुलासा हुआ कि 16,500 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो किन किन ने खरीदे, और उसके बाद जिस टाइप का इन्वेस्टिगेटिव काम आपने करा कि आपने बताया कि भाई इन कंपनीज के ये सब डायरेक्टर्स थे, चाहे कंपनी 10 अलग नाम की हो लेकिन पीछे से सेम ही लोग थे, तो कहीं ना कहीं शेल कंपनीज थी, और उसके बाद उसको लिंक करना कि उनको उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए ये वाली पॉलिसी बदली। तो कैसे ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है कि एक्सेल शीट में डालना और फिर वो लिंकेजेस निकालने का, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत जोर की मतलब चोट खाएगा। हाँ, वो जब 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी रीढ़ की हड्डी बनी तो उन्होंने वो ऑर्डर दिया, लिस्ट बाहर निकली जो आप बोल रहे हो। फिर लिस्ट में हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ के वो हमें हर कंपनी का हाल बताने लगे, ये कंपनी एक्चुअली किसकी है, ऊपर से लग रही है इसकी। तो एक केस आया हमारे पास कि कंपनी का नाम कुछ और था पर असली मालिक उसका रिलायंस था। तब तक शहर में ये चल रहा था कि रिलायंस ने तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के नहीं दिया है। उन साहब की वजह से हमें फटाफट समझ आ गया कि ये शेल कंपनी है, उसके रिकॉर्ड निकाल सके। उनके एक अफसर थे जो अपनी जेब से पैसा दे रहे थे रिलायंस कंपनी के, लेकिन थे वो रिलायंस के, वो दिखा सके। जर्नलिज्म का मकसद ही यही है कि वो चीज़ बताना जो सरकार और आप लोग नहीं बताना चाहते देश के लोगों को। फिर 250 करोड़ 500 करोड़ की जो पेनल्टीज हैं उसकी तैयारी। हाँ, तो उसका देखो पेनल्टी का भी मुझे लगता है एक इम्पैक्ट यही होता है कि खौफ में जिए। वैसे ही हम लोग डरे रहते हैं कि इनकम टैक्स का ऑर्डर, ये वो धमकियाँ आ रही हैं, माहौल वैसे भी अच्छा नहीं है जर्नलिज्म का। उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली सोचें, शायद हो सकता है ये वाला मुझे अलाउड है नाम देना, पर दिमाग में ये घूमता रहेगा क्या 150 करोड़ का नोटिस आएगा तो मैं खौफ करके घर भाग जाऊंगा, है ना, हिम्मत नहीं होगी, यहाँ बंद हो जाऊंगा। एक बंद होगा तो 10 डरेंगे। उसकी वजह से 50 ऐसे लोग हैं जो छोटे मुफस्सिल टाउन में अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, जो लोकल सैंड का ठेका, ठेकेदार की बदमाशी, सड़कें टूटी हुई, ये सब लिखते हैं। वो सब खौफ में जिएंगे। ये 150 करोड़ आपको खौफ ज़्यादा करने का है कि आप इतने खौफ में रहें कि कलम उठाते हुए डर लगे आपको कि कहानी तो होगी, हो सकता है 10 साल बाद आप बरी भी हो जाए, लेकिन वो 10 साल आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इससे अच्छा तो 2 लाइन का सिंपल लॉ निकले कि जर्नलिज्म बंद कर रहे हैं देश में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से जुड़े कुछ सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है janne bhi do yaro@gmail.com। शुक्रिया।